नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपकी आने वाली आगामी भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या कहा जा रहा है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित द्युति होए। ये जो दोहा है, इसमें झाई शब्द का अर्थ क्या है? परछाई और झलक। आगे भी दो विकल्प हैं, लेकिन इसमें जो झाई शब्द का अर्थ है वो परछाई भी है और झलक भी है। यानी परछाई भी है इस झाई शब्द का अर्थ, और क्या है? झलक भी है। तो इस प्रकार आपका ए और बी ये दोनों बातें सही हैं। उसके साथ साथ में ये दोहा किसका है? तो ये दोहा है बिहारी जी का। किसका है? बिहारी जी का है। और जो इनकी रचना है बिहारी सतसई, उसका ये प्रथम दोहा है। कौन सा है? प्रथम दोहा है ये बिहारी सतसई का। बढ़ते हैं हम सभी लोग आगे, देखते हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है? विकल्प है, यानी ए बी और दोनों। फिर जो है इस दोहे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधा को दूर करे, जिसके शरीर की परछाई या झलक पड़ने मात्र से श्री कृष्ण के शरीर की आभा निष्प्रभ हो जाती है। राधा रूपी चतुर स्त्री मेरी सांसारिक बाधाओं को, मन के ताप को दूर करे, जिसके शरीर की परछाई से श्याम वर्ण रूपी श्री कृष्ण प्रमुदित हो जाते हैं। फिर अगली महत्वपूर्ण बात, रांगे राघव जी ने बिहारी लाल के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है मेरी भव बाधा हरो। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके लिए है कि रांगे राघव जी ने बिहारी लाल के जीवन पर एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है मेरी भव बाधा हरो। ये भी पूछा जाता है किसका उपन्यास है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसे हम लोग देखेंगे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कौन? बिहारी जी। ये प्रश्न पूछा गया है किसके दरबार में रहते थे बिहारी? तो जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। दूसरी बात, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी कवि का नहीं। यह भी प्रश्न पूछा गया है आपके लिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी का कथन है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। तीसरी बात, मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वो बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भी बात किसने कही है? शुक्ल जी ने, बिहारी के विषय में, उनकी सतसई के संदर्भ में। तो ये तीनों बातें तीन प्रश्न के रूप में हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, और जो बात शुक्ल जी कहते हैं वो स्वयं में ही महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी परीक्षा के लिए। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? ये बड़े ही शानदार आलोचनात्मक ग्रंथ आपके सामने दिए गए हैं। दूसरी परंपरा की खोज, व्योमकेश दरवेश, शांति निकेतन से शिवालिक, साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहली बात तो ये चारों ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इसमें सबसे पहले है शिवालिक, यानी शांति निकेतन से शिवालिक तक का प्रकाशन हुआ है। फिर दूसरी परंपरा की खोज का प्रकाशन हुआ है। उसके बाद में साहित्यकार और चिंतक हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है, और फिर जो है व्योमकेश दरवेश का प्रकाशन हुआ है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? CADB। हम लोग देखते हैं ये किस में है, तो ये विकल्प सी में है और यही आपका उत्तर है।
अब हम लोग जानते हैं इन रचनाओं का प्रकाशन कब हुआ है। शांति निकेतन से शिवालिक, इस रचना का प्रकाशन है 1967 ईस्वी। दूसरी परंपरा की खोज, इसका प्रकाशन है 1982 ईस्वी। साहित्यकार और चिंतक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका प्रकाशन है 1997 ईस्वी। और ब्योमकेश दरवेश का प्रकाशन है 2011 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर शांति निकेतन से शिवालिक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है तथा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा ये संपादित रचना है। इस रचना में यज्ञ, जीवन यज्ञ, इतिहास दर्शन, संतुलित दृष्टि, अतीत कथा, निबंध चिंतन और विविध तथा एक इंटरव्यू, कुछ पत्र शीर्षक से अंदर विविध विषयों का वर्णन हुआ है। यानी ये जो रचना है लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने है, संपादित किया है शिव प्रसाद सिंह ने, और इसके भीतर ये सारे विषय हैं। उसके बाद में अगला तथ्य है आपके सामने, जो प्रश्न के रूप में ही है। दूसरी परंपरा की खोज, ये डॉक्टर नामवर सिंह जी ने लिखा है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर आधारित ये आलोचनात्मक पुस्तक है। इस पुस्तक में डॉक्टर नामवर सिंह जी लिखते हैं, परंपरा के समान की खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है, फिर भी इस यात्रा में पड़ाव आते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है नामवर सिंह जी का। उसके बाद में साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जो ग्रंथ है ये किसका है, किसने लिखा है? डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी जी ने। साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर ब्योमकेश दरवेश, इसको लिखा है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने। किसने लिखा? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऊपर जीवनी कृति है। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जय यात्रा। डॉक्टर नामवर सिंह की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व व्यासमणि त्रिपाठी की तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की रचना अनुदित नहीं है, यानी जिसका अनुवाद नहीं किया है भारतेंदु जी ने, वो आपको बताना है। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप। तो इनमें से कौन सी रचना है जो भारतेंदु जी ने अनुवाद नहीं किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सती प्रताप। ये जो है अनुदित नहीं है, यानी क्या है? ये मौलिक रचना है। कैसी है? ये मौलिक रचना है। और विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, ये तीनों रचनाएं कैसी हैं? अनुदित हैं, अनुवाद की गई हैं भारतेंदु जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। उसके बाद में विद्या सुंदर का प्रकाशन 1868 ईस्वी है। पाखंड विडंबन का प्रकाशन 1872 ईस्वी है। सत्य हरिश्चंद्र का प्रकाशन 1875 ईस्वी है। ये सभी भारतेंदु जी की अनुदित नाट्य रचनाएं हैं। जबकि सती प्रताप ये मौलिक है, इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अन्य तथ्यों को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाट्य रचनाओं को एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अनुदित है धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, रत्नावली, ये सब क्या है? अनुदित है। मौलिक रचनाओं में क्या है? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी इत्यादि, ये सब क्या है? मौलिक नाटक हैं। उसके बाद में सती प्रताप, भारतेंदु जी के द्वारा ये क्या है? अपूर्ण रचना है। सती प्रताप क्या है? ये भारतेंदु की अपूर्ण नाटक रचना है। और फिर इसको पूरा किसने किया है? राधा कृष्ण दास ने। ये भी पूछा गया प्रश्न है सब कि अपूर्ण कौन सा है? तो सती प्रताप। पूरा किसने किया है? तो राधा कृष्ण दास जी ने। और रामविलास शर्मा जी का शानदार कथन है कि चंद्रावली भारतेंदु की आत्मा का ही प्रतिरूप है। चंद्रावली के माध्यम से भारतेंदु ही अपने आराध्य देव के प्रति अपना प्रेम निवेदन
करते हैं। इम्पॉर्टेंट कथन है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहा जा रहा है? देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, मोहम्मद गौरी के मानभंग के लिए। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो आपका उत्तर होगा रेवा तट पर मृगया के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो बात महत्वपूर्ण है वो क्या है? रेवा जो तट है ये चंदवरदाई द्वारा रचित जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। क्या है महाकाव्य? उसका 27वां सर्ग है। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेवा तट जो है समय में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन है। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पूछी गई प्रश्नों में। बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं कौन सी हैं? ये आपको बताना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली बात क्या है? हिंदी का ये प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ये हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है। दूसरी बात, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर है पिता के प्रति शेखर की मानसिकता वैमनस्यतापूर्ण है। ये भी बात गलत है। अगला है शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का विपरीत है। ये बात सही है। यानी शेखर क्या है? जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का विपरीत है। तो आपका ए कौन सा है? बी और डी, ये दो बातें सही हैं। आगे देखते हैं हम बी और डी किस में है? विकल्प सी में, और यही आपका जवाब है। फिर क्या है? शेखर एक जीवनी, ये क्या है? अज्ञेय जी के द्वारा रचित उपन्यास है। क्या है? अज्ञेय जी के द्वारा रचा गया उपन्यास है। पूछा गया प्रश्न है शेखर एक जीवनी, ये दो भागों में है। कितने भागों में? दो भागों में है। प्रथम भाग 1940 में, द्वितीय भाग 1944 में, और मनोवैज्ञानिक परंपरा का ये उपन्यास है। फिर शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है उसकी भूमिका में क्या लिखा गया है? वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है। दूसरी बात लिखी है भूमिका में ही, शेखर घनीभूत वेदना को केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। उसके बाद में इसके जो खंड हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास के, उसे हम लोग देखेंगे। प्रथम खंड का नाम है उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड का नाम है बीज और अंकुर, तृतीय खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष, और चतुर्थ खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न है, इसमें क्या है? ये कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन किसका है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। मैंने प्रतिशोध ले लिया है धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। मैंने प्रतिशोध ले लिया है धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। ये जो कथन किसका है? ये विदुर का कथन है। किसका है? विदुर का कथन है। उसके बाद में फिर अगला है अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको अंधा भी होना है। ये कथन किसका है? तो ये है गांधारी का। किसका है? गांधारी का। कहती है गांधारी कि अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना है। ये गांधारी का कथन है। फिर उसके बाद में अश्वत्थामा क्या कहते? हृदय तुम्हारा पत्थर है गांधारी। अश्वत्थामा क्या कहते? हृदय तुम्हारा पत्थर है गांधारी। और फिर संजय का कथन कौन सा है?
पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी होगा। कौन सा? विकल्प बी होगा। हम लोग एक बार पुनः यहाँ पर देख लेते हैं सामने से उन कथनों को। विदुर कहते हैं कि हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। कौन कहता है? विदुर। फिर गांधारी कहती है पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा कहते हैं मैंने प्रतिशोध ले लिया है धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। संजय कहते हैं अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जो है विदुर के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। मिलूंगा उनसे मैं, अक्षकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। आशंका आपको जो व्यापी है, आज वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। गांधारी के कथन है मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वो भी मुझे माता ही कहता है। फिर याचक का कथन है। किसका कथन है? याचक का कथन है मैं भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ है आज कौरव की नगरी में। याचक कहता है। फिर याचक का कथन है मैं हूँ वही आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या सिद्ध हुआ है। और अंधा युग का प्रकाशन कब हुआ है? 1955 ईस्वी में। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही क्रम क्या है? यानी जो शुक्ल जी ने माना है अष्टछाप के कवियों का क्रम वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले सूरदास का नाम आएगा। शुक्ल जी के अनुसार किसका नाम आएगा? सूरदास का, यानी विकल्प बी होगा। फिर उसके बाद में नंददास का नाम आएगा, यानी कि ए होगा। उसके बाद में कृष्णदास का नाम आएगा, यानी कि डी होगा। फिर परमानंद दास का नाम आएगा, यानी कि सी होगा। तो ये है शुक्ल जी के अनुसार क्रम BADC, यानी पहले सूरदास, फिर नंददास, फिर कृष्णदास, उसके बाद में परमानंद दास। शुक्ल जी के अनुसार ये क्रम है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? विकल्प ए माना जाएगा। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के भक्ति काल के प्रकरण 5 में सगुण धारा और कृष्ण भक्ति शाखा का वर्णन किया। ये बात महत्वपूर्ण है। यानी भक्ति काल का जो प्रकरण 5 है उसमें सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा का वर्णन किया है। और इस प्रकरण के जो विषय हैं वो क्या हैं उसे हम लोग देखते हैं। क्या है इस प्रकरण के विषय? यानी श्री वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरदास, फिर सूरदास मदन मोहन का नाम आता है, फिर श्री भट्ट, फिर व्यास जी, फिर अस्कान, फिर ध्रुवदास। ये जो है इस प्रकरण 5 में सूरदास यानी शुक्ल जी ने सबको रखा है। फिर प्रकरण 6 में भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं हैं। क्या है? प्रकरण 6 में भक्तिकाल की फुटकल रचनाएं जो है शुक्ल जी ने रखी हैं, उनका जिक्र इन्होंने किया है। पंच सहेली छीहल की रचना है। हरिचरित्र भागवत दशम स्कंद भाषा ये लालच दास की रचना है। हितरंगिणी ये कृपाराम की रचना है। रुक्मिणी मंगल छप्पय नीति कवित्त संग्रह ये महापात्र नरहर बंदीजन की रचना है। सुदामा चरित्र ध्रुव चरित्र ये नरोत्तम दास की रचना है। किसमें है सब? ये प्रकरण 6 में फुटकल रचनाएं हैं। उसके बाद में माधवानल कामकंदला ये आलम की रचना है। शत प्रश्नोत्तरी मनोहर कवि की रचना है। नक्षिक बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक, गोवर्धन सतसई टीका, दूषण विचार बलभद्र मिश्र की रचना है। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। भूपभूषण कर्णाभरण श्रुतिभूषण कर्णेश कवि की रचनाएं हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचनाएं हैं। सबको किस में रखा है? प्रकरण 6 में। उसके बाद में बरवह नायिका भेद, रहीम दोहावली या सतसई श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल कवित्त सवैये, रहीम रत्नावली, रहीम काव्य, खेट कौतुकम ये सभी रहीम की रचनाएं हैं। अलग शतक, तिलक शतक ये मुबारक कवि की रचनाएं हैं।
अर्धकथानक, बनारसी विलास, नाटक समय सार, नाममाला, बनारसी पद्धत, मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर, भाषा, वेद निर्णय, पंचाशिका, मार्गन विद्या, ये सभी किसकी? बनारसी दास की रचनाएं हैं। उसके बाद में कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, ये सभी किसकी हैं? सेनापत की रचनाएं हैं। रसरतन पोहकर की रचना है। सुंदर श्रृंगार, सिंहासन बत्तीसी, बारहमासा सुंदर की रचनाएं हैं। पद्मिनी चरित्र, ये लाल चंदया लच्छोदय की रचना है। सभी किसमें है? प्रकरण 6 में है ये, शुक्ल जी के अनुसार। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? शानदार प्रश्न है। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। यानी हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो बच्चन जी ने अपने पूर्वजों का चित्रण किस में किया है? क्या भूलूं क्या याद करूं में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो कितने खंडों में है? 4 खंडों में है। और इन्होंने अपने पूर्वजों का चित्रण क्या भूलूं क्या याद करूं में किया है। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है। फिर देखते हैं हम लोग, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी क्या कहते हैं। यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार, उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं इसके बारे में? कहते हैं कि हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। किसका? क्या भूलूं क्या याद करूं का। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसमें भाव में बल देखा। उपर्युक्त छंद से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? पूछा जा रहा है कि छंद से संबंधित सही तथ्य कौन सा है। तो देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। सबसे पहले है, कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही, ये बात गलत है, विकल्प ए गलत है। दूसरा है, भौहों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है, ये भी बात गलत है। फिर तीसरी बात है, भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, ये बात सही है। फिर है, ये अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा, ये भी क्या है? सही है। तो सी और डी ये 2 बातें सही हैं इन पंक्तियों के विषय में। तो आपका जवाब कौन सा होगा? सी और डी किस में है? विकल्प डी में, यही आपका उत्तर है। महत्वपूर्ण बात क्या है? ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की हैं, जो आंसू से ली गई हैं। कहाँ से? आंसू से। और आंसू का प्रकाशन कब हुआ? 1925 में। आंसू की विधा क्या है? तो आंसू ये खंड काव्य है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आंसू के जो प्रथम पृष्ठ पर अंकित पंक्तियां हैं उसमें क्या कहा गया है? जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। और इसका प्रथम छंद कौन सा है? इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। आपको ध्यान रखना है ये पंक्तियां आंसू से ही हैं। फिर है, आंसू जो ये है ये क्या है? विरह प्रधान काव्य है। क्या है? आंसू, ये आंसू विरह प्रधान काव्य है। इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। इसका मूल है प्रेमानुभूति एवं विषाद का स्वर है, और अंत में आशा विश्वास का स्वर भी है। इस आंसू को स्मृति काव्य भी कहा गया है और हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। यानी ये विरह प्रधान काव्य है, ये स्मृति काव्य है आंसू, और ये हिंदी का मेघदूत है कौन? आंसू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है? रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध रूप। तो इनमें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है उसका नाम क्या है? रामायण का समय आपका उत्तर होगा। ध्यान में रखना, रामायण का समय ये किसका है? भारतेंदु जी का निबंध है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है?
वैष्णवता और भारतवर्ष, वैष्णव सर्वस्व, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये भी सब भारतेंदु जी के निबंध हैं। फिर बंधुत्व किसे कहते हैं? बंधुत्व किसे कहते हैं? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का है ये। और अब मैं नाचे बहुत गोपाल, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो नहीं, ये गलत है। रसात्मक बोध के अब मैं नाचे बहुत गोपाल निबंध है ये, तो ये उनका तो नहीं है। रसात्मक बोध के विविध रूप, ये जो है निबंध किसका है? शुक्ल जी का है। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को हम लोग देखते हैं। अशोक के फूल, शिरीष के फूल, कुटज, देवदारू, आम फिर बौरा गए, बसंत आ गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जबकि दिमाग खाली है, शव साधना, ठाकुर जी की बटोर, ये सब किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। गोरी सुंदर पातली, केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, इस पहेली का उत्तर क्या है? अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। तो इसका उत्तर क्या होगा? अरहर। क्या उत्तर होगा इस पहेली का? अरहर। यानी गोरी सुंदर पातली, केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, इस पहेली का उत्तर क्या है? अरहर है। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। फिर कुछ इनकी अन्य चर्चित पहेलियाँ हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं झूठा, जो ना बूझे अकिल का खोटा। ये क्या है? लोटा है इसका अर्थ। फिर है श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी। श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, इसका अर्थ क्या है? पहेली का आरी। फिर है एक गुनी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले पान। इसका लाल यानी क्या है? ये पान है। एक गुनी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल, ये इसका अर्थ है पान। फिर अगला है आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, इसका अर्थ क्या है? भुट्टा। भुट्टा, खाने वाला भुट्टा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। तददोसौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, ये उक्ति किसकी है? भामह, धनंजय, मम्मट, भोजराज। तो ये किसका कथन है? आप सभी को बताना है। तो आप लोग जानते हो ये किसका है? मम्मट की पंक्ति है। तददोसौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मम्मट के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? तो वो है काव्य प्रकाश। क्या नाम है मम्मट के ग्रंथ का? काव्य प्रकाश। और काव्य प्रकाश की विशेषता क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। ये जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है ये 10 उल्लासों यानी अध्यायों में विभक्त है। प्रथम उल्लास में काव्य स्वरूप का निरूपण है, द्वितीय उल्लास में शब्द तथा अर्थ के स्वरूप का निरूपण है, तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता का निरूपण है, चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य का निरूपण है, पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग का निरूपण है, षष्ठ उल्लास में शब्दार्थ चित्र का निरूपण है। अगला महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय पंक्तियां हैं। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये किसकी है? रुद्रट की है। पूछी गई है परीक्षा में। ननु शब्दार्थो काव्यम किसकी है? ये रुद्रट की। फिर है अदोसौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम किसकी है? हेमचंद्र की है। शब्दार्थयो यावत सह भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये किसका है? राजशेखर का कथन है। शब्दार्थयोर यावत सह भावेन विद्या साहित्य विद्या। फिर है शब्दार्थो सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये भी सब पूछे गए हैं। किसका है पंक्ति? ये कुंतक की है। शब्दार्थो सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, इसमें क्या है? आपका बंटी, धरती धन्ना अपना, झूठा सच, मैया दास की माड़ी, ये उपन्यास दिए गए हैं। और इसमें पूछा जा रहा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। तो इसमें क्या है? विकल्प तो कोई भी सही नहीं है, इसलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इनका प्रकाशन हुआ कब है।
तो आपका बंटी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी में। किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का है। धरती धरना अपना, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। और झूठा सच 2 भागों में है 1958-1960 किसका है? यशपाल का है। मैया दास की माड़ी, इसका प्रकाशन 1988 ईस्वी है और ये किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी जी का। तो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं झरोखे 1967 ईस्वी, कड़ियाँ 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, कुंतो 1993 ईस्वी। मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज 1979 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी, आधा पुल 1973 ईस्वी, मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी, टुंडा लाट 1978 ईस्वी। फिर हम लोग देखते हैं यशपाल जी के उपन्यासों को। देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप में 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी। इसमें दिव्या और अमिता ये सब कैसे हैं? इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं और बाकी सब प्रगतिशील चेतना के उपन्यास हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रजभाषा का पद्य संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, विठल नाथ, नाभादास। यानी ब्रजभाषा पद्य का ये संग्रह है सभा विलास, और ये किसकी रचना है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, यानी लल्लू लाल की रचना है सभा विलास। और किसमें है ये? ब्रजभाषा पद्य में है। लल्लू लाल की रचना सभा विलास। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है, ये प्रश्न पूछा गया है। लल्लू लाल ने उर्दू को क्या कहा है? यामिनी भाषा कहा है, आपको ध्यान में रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1820 में और मृत्यु विक्रम संवत 1882 में हुई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये आगरे के रहने वाले थे। कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद में लल्लू लाल ने जो है क्या काम किया है? खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा है, जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। उसका एक अंश है, इतना कह महादेव जी गिरजा के साथ ले गंगा तीर पर जाए, नीर में नहाए निहाए, अति लाड़ प्यार से लगे पार्वती जी को वस्त्राभूषण पहिराने। ये प्रेम सागर की भाषा का नमूना आपके सामने प्रस्तुत है। उसके बाद में लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य पुस्तकें लिखी हैं। यानी उर्दू में भी लिखी हैं, खड़ी बोली हिंदी में भी लिखी हैं और ब्रजभाषा में भी लिखी हैं। और ये संस्कृत नहीं जानते थे। लल्लू लाल ने एक प्रेस कोलकाता में खोला था जिसका नाम था संस्कृत प्रेस। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लल्लू लाल जी ने एक प्रेस की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? संस्कृत प्रेस। और कहाँ खोला था? कोलकाता में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, जेह पंखी के नियर हुई कहीं बिरह कई बात, सोए पंखी जाए जर तरीवर हुई निपात। इस दोहे में अतिप्त है, लेकिन क्या है? संवेदना व्यक्त के रूप में है, परिणाम के निर्देश के रूप में है, केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए है, अविधात्मक अर्थबोध के लिए है। तो क्या होगा इसका अर्थ जो है आप सभी को बताना है। जही पंखी के नियर हुई कहाँ बिरह कई बात, सोई पंखी जाए जर तरीवर हुई निपात। तो इसमें जो अत्युक्त है, लेकिन इस दोहे में क्या व्यक्त किया गया है? संवेदना के रूप में यह अत्युक्त है। किस रूप में? संवेदना के रूप में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो पंक्ति आप सभी ने देखी, ये कहाँ से ली गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य से नागमती वियोग खंड से अवतरित है। कहाँ से ली गई? नागमती वियोग खंड से अवतरित है। जिस पक्षी के नज़दीक जाकर नागमती विरह कथा बताती है वो जल उठता है, जिस वृक्ष से अपनी विरह दशा का बयान करती है वो पत्रहीन हो जाता है। अर्थात क्या है? यहाँ पर संवेदनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अत्युक्त अलंकार का चित्रण किया गया है। उसके बाद में
आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको मिलान करना है हम लोगों को। और देखते हैं, मिलान करते हैं कौन सी रचना आपकी किसकी है। तो सबसे पहले है शरत चंद्र की रचना का नाम क्या है, आवारा मसीहा है। शिवरानी देवी की रचना का नाम क्या है, प्रेमचंद घर में। और रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना का नाम क्या है, गेहूं और गुलाब। और हरिवंश राय बच्चन की रचना का नाम क्या है, नीड़ का निर्माण फिर। तो ये तो आपका सही मिलान कर दिया गया है। और इसमें आपका कूट कौन सा सही होगा उत्तर के रूप में, तो वो है विकल्प डी आपका उत्तर माना जाएगा। कौन सा, विकल्प डी आपका उत्तर है। तो प्रिय साथियों, इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा समझा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक साबित होगा। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइए। और उन सभी साथियों का हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। मिलते हैं आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।